Good morning, all of you. Today we will read about the various concepts of democracy. Now we will continue to next theory of democracy, which is economic democracy. In democracy, व्हाट इज इकोनॉमिक डेमोक्रेसी? जब हम आर्थिक लोकतंत्र की बात करते हैं तो आर्थिक लोकतंत्र आखिर क्या है? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लोकतंत्र के रूप में इन द फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, इन द फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है कौन से इन द फॉर्म ऑफ इकोनॉमी, डेमोक्रेसी इज नाउ एज इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। ये देखें कि एक अर्थव्यवस्था के रूप में जो लोकतंत्र है वह क्या कहलाता है? वह आर्थिक लोकतंत्र कहलाता है। वह क्या कहलाता है? वह आर्थिक लोकतंत्र कहलाता है। A type of democracy in the form of economy is now as economic democracy, which is presented by Marxist and Socialist। देखें कि जो आर्थिक लोकतंत्र है उसे प्रस्तुत करने का जो कार्य है वो किसके द्वारा किया गया? वह है पूंजीवादियों एवं समाजवादियों के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? By which presented economic democracy, then there is Marxist and Socialist। के वह पूंजीवादी एवं समाजवादी थे जिन्होंने क्या किया? आर्थिक लोकतंत्र को प्रस्तुत करने का कार्य किया। The Marxist and the Socialist presented the economic democracy। And again the intellectuals of the 18th and 19th century, देखिए कि 18वीं और 19वीं सदी, द इंटेलेक्चुअल्स यानी कि बुद्धिजीवी, या यूं कह दूं कि बुद्धिजीवी, या यूं कह दूं कि दार्शनिक जो हुए, जो कौन से थे? जो 18वीं या 19वीं शताब्दी के थे, उनकी चर्चाओं ने भी आर्थिक लोकतंत्र को आगे बढ़ाने का कार्य किया। द डिस्कशन ऑफ 18th and 19th centuries intellectuals had played a vertical role in economic democracy to the going ahead। इसे आगे बढ़ाने में इन्होंने अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। बट लेकिन क्या था कि जो बुद्धिजीवियों का जो आर्थिक लोकतंत्र था वह पूंजीवादियों एवं समाजवादियों से बिल्कुल अलग था। क्या था? यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है, it is absolutely different from the economic democracy of the Marxist and the Socialist। इनका 18वीं एवं 19वीं शताब्दी में जो बुद्धिजीवियों के द्वारा आर्थिक लोकतंत्र प्रस्तुत किया गया वह पूंजीवादियों के आर्थिक लोकतंत्र से, समाजवादियों के आर्थिक लोकतंत्र से बिल्कुल अलग था, क्योंकि इनके विचार अलग थे। नेक्स्ट, एथिकल डेमोक्रेसी यानी कि नैतिक लोकतंत्र। क्या होता है नैतिक लोकतंत्र? देखिए सम स्कॉलर्स, जो कुछ विद्वान हैं, जो कुछ दार्शनिक हैं, उन्होंने लोकतंत्र को किस रूप में जो है स्वीकार किया है? एक्सेप्टेड एज अ डेमोक्रेसी ऑफ एन इंटेलेक्चुअल एंड एथिकल फॉर्म ऑफ लिविंग, यानी कि मानव के रहन सहन, कौन से रहन सहन? एथिकल यानी नैतिक रहन सहन, एंड इंटेलेक्चुअल यानी बौद्धिक। कि मानव जिस प्रकार से समाज में रहता है, जिस प्रकार से व्यवहार करता है, जिस तरीके से वह सब एक दूसरे से मिलता जुलता है, उसके आधार पर कुछ बुद्धिजीवियों ने, कुछ दार्शनिकों ने, कुछ
विद्वानों ने क्या किया है, लोकतंत्र को स्वीकार किया है कि मानव जिस हिसाब से समाज में रहता है वह, और जिस हिसाब से वह व्यवहार करता है, वह उसका रहन सहन और उसका जो आचार व्यवहार विचार है और जो उसका व्यवहार है वह किसमें आता है, वह नैतिक लोकतंत्र में आता है। इट इज द एथिकल डेमोक्रेसी, इट इज द प्रैक्टिकल फॉर्म। देखें कि जो नैतिक लोकतंत्र है वह एक कैसा, वह एक प्रायोगिक रूप है। प्रायोगिक रूप है किसका, डेमोक्रेटिक फिलोसॉफी, लोकतांत्रिक फिलोसॉफी का या दर्शन का है कि आज मानव समाज में कैसे रहता है। अब ये जो समाज, ये जो नैतिक लोकतंत्र की अवधारणा है, द कंसेप्ट ऑफ एथिकल डेमोक्रेसी, वेरी कम, ये कहां से आई है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये नैतिक लोकतंत्र की जो अवधारणा है ये 1789 में जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, फ्रांसिस क्रांति, यहां से यह भावना उत्पन्न होकर आई है, अराइज फ्रॉम हियर है वर्ड एथिकल डेमोक्रेसी। ये जो नैतिक लोकतंत्र की जो अवधारणा है वो 1789 में जो फ्रांसीसी क्रांति हुई वहां से यह उठकर आई। देखें कि ये जो फ्रांसीसी क्रांति थी इसके अंतर्गत एक स्लोगन दिया गया, एक नारा दिया गया जो था यहाँ पर फ्रीडम, इक्वलिटी एंड ब्रदरहुड। कौन सा नारा था ये, तो यहाँ पर देखें कि स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, जिसे हम बंधुता भी कहेंगे। यह जो स्लोगन था फ्रांसीसी रिवॉल्यूशन के दौरान, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान इसको दिया गया, और इसी नारे के चलते फिर कौन सी भावना आगे बढ़ी, कौन सी अवधारणा आगे बढ़ी, एथिकल डेमोक्रेसी के नैतिक लोकतंत्र की जो अवधारणा थी वह आगे बढ़ी। कैसे आगे बढ़ी, तो यहाँ पर देखें कि जो विद्वान हुए, जो विद्वान थे, जो विचारक थे, उन्होंने इस बात पर जोर दिया, एक स्टेट ऑन दिस टॉपिक दैट द एलिमेंट ऑफ फ्रीडम एंड इक्वलिटी इज नॉट, कि स्वतंत्रता और समानता की जो अवधारणा है, जो विचार है, वह कुछ भी नहीं है किसके बिना, ब्रदरहुड, भाईचारे के बिना या बंधुता के बिना। नहीं यहाँ पर बताया जा रहा है, थ्री एलिमेंट मेंशन इन द स्लोगन, द एलिमेंट ऑफ ब्रदरहुड इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट, के नारे में जो तीन तत्व दिए गए हैं स्वतंत्रता समानता के, वह भाईचारे के बिना कैसे हैं, अधूरे हैं। द एलिमेंट ऑफ ब्रदरहुड इज द सिग्निफिकेंट, यानी बड़ा महत्वपूर्ण है, मतलब इंपोर्टेंट है। इंपोर्टेंट है, देखें महत्वपूर्ण है ये है। कैसे महत्वपूर्ण है ये, क्यों महत्वपूर्ण है ये, जब हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे कि बिकॉज विदाउट दिस एलिमेंट है कि, क्योंकि इस तत्व के बिना जो इक्वलिटी है, जो फ्रीडम है, जो समानता है, जो स्वतंत्रता है, वह कैसी है, तो यहाँ पर देखें बताया जा रहा है नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है। क्या नहीं है, संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, क्योंकि जो स्वतंत्रता और समानता है वह आखिर होगी किसके लिए, वो होगी मानव के लिए। किसके लिए होगी, पीपल, मानव के लिए होगी। जब मानव ही नहीं है तो ये किसके लिए होगी, किसी के लिए नहीं होगी। इसलिए यहाँ पर बंधुता को जो है महत्वपूर्ण ठहराया गया है। दिस इज द रीजन
that brotherhood is important element of three elements: freedom and equality and brotherhood. है चलते हैं नेक्स्ट, various theories and concept of democracy. Various theories and concept of democracy के लोकतंत्र की विभिन्न अवधारणाएं. Various theories यानी कि सिद्धांत and concept यानी अवधारणाएं किसकी? लोकतंत्र की. Very first, he read about the traditional liberal theory and concept of डेमोक्रेसी. सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? परंपरावादी. देखें कि लोकतंत्र की परंपरावादी अवधारणा जो क्या कहती है, चलते हैं देखते हैं हम इसके बारे में कि परंपरावादी जो अवधारणा है वह क्या कहती है. इसके अलावा हम स्टूडेंट देखें ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी which is renowned as the liberal theory of democracy. again के लोकतंत्र की परंपरावादी अवधारणा जो उदारवादी अवधारणा के नाम से भी पुकारी जाती है और जिसका जो विकास है वे डेवलप ड्यूरिंग लास्ट 3 centuries कि जिसका विकास जो है वह पिछले 3 सदियों में हुआ है. और कहाँ हुआ है? इन द वेस्टर्न country. This is the reason that this theory is also renowned as Western theory of democracy. कि इसका जो विकास है वह पिछले 3 सदियों में कहाँ? पश्चिमी राष्ट्रों में हुआ है. इस वजह से ये और किस नाम से पुकारी जाती है? यह है लोकतंत्र की पश्चिमी अवधारणा के नाम से भी पुकारी जाती है. देखिए कि पश्चिमी राष्ट्रों में इस थ्योरी को, इस अवधारणा को जो है वह है कॉमन थ्योरी यानी कि साधारण अवधारणा, लोकतंत्र की साधारण अवधारणा के नाम से भी पुकारा जाता है. क्योंकि इसमें जो नियम है, इसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो इजी हैं, वो ह्यूमन वैल्यू पर डिपेंड करते हैं. आप देखें कि मानव के जो विचार हैं, मानव के जो मूल्य हैं वह उन पर डिपेंड करते हैं. द main philosopher of this theory is Hobbes, Locke, Rousseau, T.H. Green, J.S. Mill, Bentham. इसके जो प्रमुख दार्शनिक हैं जिन्होंने इसे आगे बढ़ाने में, इसे आगे ले जाने में, अफेक्ट करने में, इसे प्रमोट करने में ये जो जिन्होंने अपना एक योगदान दिया, जिन्होंने अपनी एक शेयर किया तो वो थे हॉब, लॉक, रूसो, टी.एच. ग्रीन, जे.एस. मिल, बेंथम. इसके अलावा जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो नाम आते हैं अब्राहम लिंकन, जेफरसन, हर्बर्ट स्पेंसर. ये ऐसे दार्शनिक थे, ये ऐसे फिलोसोफर्स थे जिन्होंने इस थ्योरी को आगे बढ़ाया. अब जब हम इस थ्योरी की बात करते हैं, इस थ्योरी की विशेषताओं की बात करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, तो इसमें कई प्रकार की विशेषताएं हमें देखने को मिलती है. इनमें से सबसे पहली विशेषता आती है वेरी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी इज ह्यूमन बीइंग इज एन इंटेलिजेंट क्रीचर. कि जो मानव है वह कैसा है? जो मानव है वह एक बुद्धिमान प्राणी है. इंटेलिजेंट यानी कि बुद्धिमान प्राणी है. मानव को ये कैसा मानते हैं? बुद्धिमान मानते हैं. कि मानव कैसा प्राणी है? एक बुद्धिमान प्राणी है. वे understand about what is good and what is bad for him. कि उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है वह इसको अच्छे तरीके से जानता है. इसलिए उन्होंने मानव को क्या माना है? बुद्धिमान माना है. All the individuals are naturally equal. कि जितने भी मानव हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी व्यक्ति विशेष हैं वह प्राकृतिक रूप से कैसे हैं? वह इक्वल है यानी समान है. मतलब कि उसमें उनमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, भेदभाव नहीं है. नेक्स्ट इसकी जो बात आती है, देखें फीचर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? थ्योरी ऑफ मॉडरेट गवर्नमेंट्स शुड बी फॉलो. कि किस प्रकार के शासन? उदारवादी शासन.
का अनुसरण किया जाता है। किसका अनुसरण किया जाता है? उदारवादी शासन का अनुसरण किया जाता है। किस प्रकार के शासन को अपनाया जाता है? उदारवादी शासन को अपनाया जाता है। एंड द गवर्नमेंट शुड बी फॉर्म अकॉर्डिंग टू द लिबरल डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म। ये जो सरकार का निर्माण है वह किस प्रकार से होता है, किस रूप में होता है? तो यहाँ पर देखिए किस रूप में होगा? फॉर अकॉर्डिंग टू द लिबरल डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल है कि यानी कि उदारवादी संवैधानिक तरीके से, उदारवादी संवैधानिक तरीके से सरकार का निर्माण होगा जो किस प्रकार से शासन करेगी? कि जो उदारवादी रूप में शासन करेगी, उदार तरीके से शासन करेगी। मतलब कि गवर्नमेंट की जो मनमानी है वह नहीं होगी। नेक्स्ट बार यहाँ पर देखिए फीचर क्या आ रहा है? द बेसिस ऑफ पावर ऑफ गवर्नमेंट इज द वर्डिक्ट ऑफ पीपल। कि शासन का जो आधार होगा वह क्या होगा? शासन शक्ति का जो आधार है वह लोगों की इच्छा होगी कि लोग जो चाहेंगे शासन वैसा ही करेगा, वह अपनी मनमानी नहीं करेगा। नेक्स्ट इसमें आता है, देखिए नेक्स्ट इसका जो फीचर आता है वो क्या आता है? तो यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है द गवर्नमेंट शुड बी रेस्पेक्ट पब्लिक वर्डिक्ट है कि जो शासन है वह किसका सम्मान करेगी? यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि शासन जो है वह जनता की इच्छाओं का सम्मान करेगी। द गवर्नमेंट शुड रेस्पेक्ट द पब्लिक वर्डिक्ट कि शासन जो है वह जनता की इच्छाओं का सम्मान करेगी। Every individual should get freedom and right, and an independent judiciary should be established to ensure and protect these rights। कि प्रत्येक व्यक्ति के पास में क्या होंगे? अधिकार होंगे, कुछ उसके कर्तव्य अधिकार होंगे, कुछ उसे स्वतंत्रताएं होंगी जिनका वह उपयोग करता होगा, और इनकी सुरक्षा के लिए क्या होगा? एक न्यायालय होगा जो इस बात को सुनिश्चित करेगा कि व्यक्ति की स्वतंत्रता और उसकी इच्छाओं का कोई हनन ना करता हो। थैंक यू। ये फिर अटक गया।